डायनासोर वाली मास एक्सटिंक्शन से पहले हमारी अर्थ पर 4 मास एक्सटिंक्शन हो चुकी हैं, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। कोई आम बंदा तो यही सोचेगा कि ये चीजें एग्जैक्टली हमें कैसे पता। इन सभी सवालों का जवाब अभी आपको मिल जाएगा। पहली मास एक्सटिंक्शन है ऑर्डोविजियन, जो होती है आज से 433 मिलियन साल पहले। इस मास एक्सटिंक्शन से पहले अर्थ पर लाइफ काफी थ्राइव कर चुकी थी, लेकिन सिर्फ पानी में ही। उस टाइम पीरियड पे जो ऑर्गेनिज्म जिंदा थे वो थे ट्राइलोबाइट्स, प्रिमिटिव फिश, कोनोडोंट्स, सेफिलोपॉड्स, मोलस्क और 2 टाइप की एल्गी, ग्रीन और रेड। नॉर्मली हमारे दिमाग में मास एक्सटिंक्शन की सोच बस ये है कि कोई बाहर से चीज आई होगी जो अर्थ से टकराई होगी और फौरन सारे ऑर्गेनिजम्स मर गए होंगे। लेकिन हैरानी के तौर पर ऑर्डोविजियन पीरियड 43 मिलियन सालों तक रहता है। इसमें होता यह है कि हमारे प्लेनेट का टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, पूरी अर्थ फ्रीज हो जाती है। ये हमारे प्लेनेट की हिस्ट्री की वन ऑफ द वर्स्ट आइस एज होती है। पूरे प्लेनेट की सरफेस टोटली बर्फ से कवर हो जाती है। इस टाइम पीरियड में ग्लेशियर्स फॉर्म होते हैं, सी लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। पानी में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इस सिचुएशन के लिए रेडी नहीं थे, तो इस एक्सटेंडेड पीरियड में 60% से भी ज्यादा ऑर्गेनिज्म पानी में एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। लेकिन जो जिंदा बचे थे वो इवॉल्व होते जा रहे थे। साइंटिस्टों को इस बात का नहीं पता कि ऑर्डोविजियन पीरियड में टेम्परेचर किस वजह से ड्रॉप हुआ था। दूसरी मास एक्सटिंक्शन होती है लेट डिवोनियन में, आज से 359 मिलियन ईयर्स पहले। ऑर्डोविजियन और लेट डिवोनियन में तकरीबन 100 मिलियन सालों का डिफरेंस है। इन 100 मिलियन सालों में ऑर्गेनिज्म सिर्फ पानी में थ्राइव नहीं करते, बल्कि वो जमीन पर भी आ गए थे। जमीन पर ज्यादातर प्लांट्स उगना शुरू हो जाते हैं। एल्गी फंगस में चेंज होती है, फंगस छोटे प्लांट्स में, और छोटे प्लांट से फॉरेस्ट बनना शुरू हो गए थे। हर तरफ सब्जा होता है। इस लेट डिवोनियन मास एक्सटिंक्शन में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से पूरे प्लेनेट का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। सी लेवल तो कम होते ही है, साथ ओशियन में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। इसके अलावा वोल्केनिक एक्टिविटीज भी होती हैं, जिससे पूरे प्लेनेट का टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाता है। इस लेट डिवोनियन मास एक्सटिंक्शन के बारे में साइंटिस्टों को इतना नहीं पता जितना इससे पिछली वाली मास एक्सटिंक्शन के बारे में पता है। लेट डिवोनियन मास एक्सटिंक्शन में 75% ऑर्गेनिज्म बिल्कुल ही खत्म हो गए थे। लेट डिवोनियन के बाद 100 मिलियन साल फिर से सुकून वाले गुजरते हैं। ऑर्गेनिजम्स को फिर से मौका मिलता है इवॉल्व करने का। बहुत सारी नई स्पीशीज आ गई थी इस टाइम पीरियड में। काफी सारे अजीबो गरीब रेप्टाइल्स आ गए थे। इसके साथ ही एम्फीबियंस जैसे कि टेम्नोस्पॉन्डल्स भी उस टाइम पर मौजूद थे। साथ ही जो इंसेक्ट आपको अभी दिखते हैं जैसे कि ड्रैगन फ्लाई, ये उस टाइम पीरियड में मॉन्स्टर साइज जितनी होती है, तकरीबन 2 फीट जितनी। और पानी में वैसे भी नए स्पीशीज आ गए थे, प्लांट्स की भी नई स्पीशीज पैदा हो गई थी। फिर आज से 250 मिलियन साल पहले तीसरी मास एक्सटिंक्शन होती है, जिसको बोलते हैं पर्मियन एक्सटिंक्शन। ये हमारे प्लेनेट की हिस्ट्री की सबसे खतरनाक मास एक्सटिंक्शन होती है। ये इतनी खतरनाक एक्सटिंक्शन होती है कि इसमें तकरीबन सारी अर्थ पर लाइफ खत्म हो जाती है। 96% स्पीशीज इस एक्सटिंक्शन में खत्म हो जाते हैं। साइंटिस्ट श्योर नहीं है कि ये एक्सटिंक्शन किस वजह से हुई थी, लेकिन ये बिलीव करते हैं कि इस टाइम पीरियड में वोल्केनोज बहुत ज्यादा एक्टिव थे, जो मिलियन टन की मीथेन एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे थे। एस्ट्रॉइड स्ट्राइक भी हो सकती है, लेकिन रीजन जो भी है, पर्मियन मास एक्सटिंक्शन सबसे खतरनाक एक्सटिंक्शन होती है इन पांचों में से। इस एक्सटिंक्शन के बाद बचे हुए 4% ऑर्गेनिज्म यहाँ से लाइफ को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन इन बचे हुए स्पीशीज को सिर्फ 50 मिलियन साल मिलते हैं खूब थ्राइव करने के लिए, क्योंकि अगली मास एक्सटिंक्शन करीब ही थी। इन 50 मिलियन सालों में भी डायनासोर्स आ गए थे, लेकिन डायनासोर की सिर्फ अर्ली टाइप थी उस टाइम पीरियड में, जैसे कि थेरोपॉड्स। समंदर में भी रेप्टाइल घूम रहे थे। मगरमच्छ का एंसेस्टर आर्कोसॉर्स भी उस टाइम पीरियड में था। बाकी इंसेक्ट्स और प्लांट्स तो वैसे भी थे। फिर आज से 2 मिलियन साल पहले ट्रासिक और जुरासिक पीरियड में चौथी मास एक्सटिंक्शन होती है। इस एक्सटिंक्शन में भी वोल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं, जो कि कई मिलियन सालों के अरसे तक चलती हैं। ये इतनी सवेयर नहीं होती पर्मियन एक्सटिंक्शन की तरह, लेकिन फिर भी 80% मेरीन लाइफ को अपनी लपेट में ले लेती है। इस एक्सटिंक्शन के बाद बहुत लंबा अरसा मिलता है लाइफ को सही से रिस्टोर करने का प्लेनेट अर्थ पे, और वो वाले सारे स्पीशीज इस पीरियड में पैदा होना शुरू हो गए थे जिनके रिमेन्स आपने देखे भी होंगे, जिनकी तो हमें हड्डियां भी मिली हैं। इस टाइम पीरियड में सबसे मशहूर डायनासोर टीरेक्स भी था। टीरेक्स को तो खैर हर कोई जानता है। इसके अलावा ट्राइसेरोटॉप्स था, वोल्कोरैप्टर, हमारी अर्थ की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रिएचर पैटागोटाइटन, जिसकी लेंथ 85 फीट तक थी, वो भी इस टाइम पीरियड में मौजूद था। इसको अगर हाथी से कंपेयर करें तो वो इसके सामने बच्चा लगता है। ये सब तो खैर मशहूर डायनासोर्स थे। इसके अलावा ये लिस्ट भरी पड़ी है डायनासोर्स की जो उस टाइम पीरियड पे मौजूद थे। फिर आज से 65 मिलियन साल पहले सबसे फेमस मास एक्सटिंक्शन होती है, जिसका तो सबको ही पता है, केटी मास एक्सटिंक्शन। माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा एस्ट्रॉइड अर्थ के करीब आ रहा था। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से इसकी स्पीड और तेज हो जाती है। जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होता है
है तो फ्रिक्शन की वजह से ये एस्ट्रॉइड फायर बॉल बन जाता है। ये एस्ट्रॉइड क्रैश होने वाला था मैक्सिको में, जिधर एल्मोसॉर्स रहते थे। एल्मोसॉर्स इस एस्ट्रॉइड को देख रहे थे। ये एस्ट्रॉइड हमारे प्लेनेट से 30 डिग्री के एंगल से हिट करता है। इसका इम्पैक्ट इतना बुरा था कि ये हिरोशिमा और नागासाकी वाले एटॉमिक बम से 1 बिलियन टाइम ज्यादा था। यहाँ से शॉक वेव जनरेट होती हैं और हीटेड क्लाउड की वेव पूरे प्लेनेट पे फैलना शुरू हो जाती है। इस वेव का टेम्परेचर 400 डिग्री होता है। इस एस्ट्रॉइड का इम्पैक्ट सिर्फ सरफेस पे नहीं रहता, बल्कि ये पूरे प्लेनेट को घंटी की तरह शेक कर देता है, जिससे 11 मैग्नीट्यूड से भी ज्यादा का अर्थक्वेक आता है और वोल्केनोस फटते हैं। बहुत बड़ी बड़ी सुनामियां आती हैं। छोटे जानवर तो जमीन में ही छुप जाते हैं। इम्पैक्ट के करीब जितने भी डायनासोर होते हैं वो मर जाते हैं। ये हीटेड क्लाउड चार्ज होकर इलेक्ट्रिसिटी स्टॉर्म्स बन रहे थे। उड़ने वाले डायनासोर बचकर भागते हैं, लेकिन फिर बारिश होना शुरू हो जाती है। पानी की नहीं, बल्कि तपती हुई रॉक्स और ऐश की। ये सुपर हीटेड रॉक उड़ने वाले डायनासोर के परों को जख्मी कर रहे थे। इस आग वाली बारिश से बिल्कुल भी नहीं बचा जा सकता था। और फिर वही होता है, ये डायनासोर भी गिरकर मर जाते हैं। ये क्लाउड्स पूरे प्लेनेट पर बहुत तेजी से फैलते जा रहे थे। जिधर भी ये क्लाउड फैलते जा रहे थे, उधर टेम्परेचर 100 डिग्री से भी ज्यादा होता जा रहा था। ये टेम्परेचर डायनासोर के बर्दाश्त से बाहर होता है और जमीन पर जितने भी डायनासोर होते हैं वो रोस्ट होकर मर जाते हैं। इस एक्सटिंक्शन में सभी बड़े डायनासोर मर जाते हैं। इसमें बर्ड सर्वाइव करती हैं, फ्रॉग्स करते हैं, सैलेमेंडर करते हैं, छोटी छोटी लिजर्ड्स, मगरमच्छ और टोर्टाइस तो पानी में रहकर सर्वाइव करते हैं। बाकी पानी में काफी सारी मछलियां सर्वाइव करती हैं और इसी तरह के क्रिएचर्स। लेकिन आप कहेंगे कि ये सब चीजें हमें कैसे पता, जो चीजें सैकड़ों मिलियन साल पहले हुई थी। अब साइंस एडवांस हो चुकी है। इसके लिए काफी सारे प्रोसीजर्स हैं, जिनकी वजह से पता चल जाता है कि हमारे से पहले अर्थ किस तरह की थी और कौन इस पर रह चुका है। पहला है जियोग्राफिकल एविडेंस। अगर आप बाहर जाएं और खोदना शुरू करें तो जितना नीचे आप जाएंगे उतनी पुरानी चीजें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। जैसे पहले आपको 90s की टेप मिले, फिर और नीचे जाने पर आपको पुराने जमाने के सिक्के मिले। तो ऐसा होता क्यों है कि चीजें जमीन के अंदर की तरफ जाती रहती हैं जैसे जैसे टाइम गुजरता है? असल में जमीन के ऊपर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स उड़ते रहते हैं। ये पार्टिकल्स इंतहाई स्लो प्रोसेस के साथ जमीन पर गिरते जाते हैं और जुड़ते जाते हैं, जिसको बोलते हैं सीमेंटेशन। फिर जब मिलियन सालों का टाइम गुजरता है तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। फिर इनके ऊपर इसी प्रोसेस के साथ एक और लेयर बन जाती है, फिर उसके ऊपर भी एक और लेयर बन जाती है, उसके ऊपर और लेयर बन जाती है। इस प्रोसेस में हर लेयर मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लेती है। तो इस तरह की हजारों लेयर्स हैं और हर लेयर मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लेती है बनने में। हमारे प्लेनेट पे तो इसकी एग्जांपल्स भरी पड़ी हैं। ये जो आपको रॉक्स दिखाई दे रही हैं, इसमें आपको क्लियरली डिफरेंट कलर की लेयर्स नजर आ रही हैं। इसमें हर शेड का कलर मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम पीरियड दिखा रहा है। सबसे नीचे वाली ऑब्वियसली पुरानी लेयर है और ऊपर वाली यंगर लेयर्स होती हैं। इन रॉक्स की एज हमें पता चलती है रेडियोमेट्रिक डेटिंग से। ये प्रोसेस है जिसमें किसी भी फॉसिल और रॉक की एज को पता लगाया जा सकता है। अब ये जो लेयर्स बनने के प्रोसेस में जब कोई जानवर मरता था, उसकी बॉडी तो डिकम्पोज हो जाती थी, लेकिन जो उसके बाकी रिमेन्स थे जैसे कि शेल और बोन्स वगैरह, वो मिट्टी से कवर होते जाते थे और वक्त के साथ साथ वो रॉक्स बनकर उसमें ही प्रिजर्व हो जाते थे। पानी इस रॉक के अंदर जाता रहता था, जो इन बाकी रिमेन्स को डिसॉल्व करता था और फाइनली मिनरल्स हड्डियों और शेल्स की जगह ले लेते थे और ये फॉसिल्स इस तरह बनते हैं। ये समझ लो कि फॉसिल रॉक रेप्लिका है उस टाइम पीरियड के क्रिएचर की जो जिंदा थे। दुनिया भर में 40 मिलियन से भी ज्यादा फॉसिल्स डिस्कवर हुए हैं। इन फॉसिल में 64% इनवर्टिब्रेट्स थे और माइक्रोफॉसिल्स। इनवर्टिब्रेट्स मतलब जिनकी बैकबोन नहीं होती। 18% फॉसिल वर्टिब्रेट्स के हैं और बाकी के 18% प्लांट्स के हैं। ये फॉसिल्स और रॉक के सैंपल हमारी अर्थ के पिछले 3.5 बिलियन ईयर्स की हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। और एग्जैक्टली ये पता करना कि कौन सा जानवर किस टाइम पीरियड में जिंदा था, उसके लिए रेडियोमेट्रिक डेटिंग है ना। ये सारी मास एक्सटिंक्शन तो नेचर की वजह से होती हैं, लेकिन एक मास एक्सटिंक्शन इंसानों की भी हुई थी जो एक बंदे ने की थी। वो था हिटलर। हिटलर ने पूरे यूरोप को कनकर करके सुसाइड कर लिया था। हिटलर ने सुसाइड क्यों किया था और इसकी आखिरी खतरनाक 24 घंटे पर मैंने वीडियो बनाई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर हिटलर के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।